फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन पढ़ेंगे ऑक्सीटोसिन के बारे में, यानी ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस, यानी कौन कौन सी ड्रग जो यूट्रस पे एक्ट करती है, एक्शन करती है, उन ड्रग के बारे में अपन फर्स्ट डिस्कस करेंगे। ऑक्सीटोसिन के बारे में इसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन पॉइंट्स को भी वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे और इससे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे एज ए फ्लो में। जब अपन ऑक्सीटोसिन पढ़ेंगे तो उसी में ही अपन इसके जो गोल्डन पॉइंट्स हैं उन्हीं को भी कवर करते हुए जाएंगे साथ के साथ। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। ड्रग एक्टिंग ऑन यूट्रस जो होता है ना, उसे अपन दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है यूटेराइन स्टिमुलेंट और सेकंड है यूटेराइन रिलैक्सेंट। जो फर्स्ट है यूटेराइन स्टिमुलेंट, वो क्या करती है, यूटेराइन की जो कॉन्ट्रैक्शन है उसको इंक्रीज कर देती है, यानी यूट्रस को स्टिमुलेट करती है, उसके कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करती है। जबकि यूटेराइन रिलैक्सेंट क्या होती है, यूट्रस को रिलैक्स कर देती है, यानी उसके कॉन्ट्रैक्शन को कम कर देती है। यूट्रस की जो मोटिलिटी होती है, जो कैपेबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट होने की, उसको कम कर लेती है। जबकि यूटेराइन स्टिमुलेट क्या करती है, यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को, उसकी जो फोर्स और फ्रिक्वेंसी जो होती है कॉन्ट्रैक्शन को, उसको इंक्रीज करती है। यूटेराइन स्टिमुलेट जो होता है उसे अपन ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं, ऑक्सीटॉक्सिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। इसे अपन इकबोलिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। जो ऑक्सीटॉक्सिक जो ड्रग होती है उसे अपन इकबोलिक ड्रग के नाम से भी जानते हैं। दे इंक्रीज यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग लेबर, यानी लेबर के दौरान यूटेराइन के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने का इनका फंक्शन है। नेक्स्ट है यूटेराइन रिलैक्सेंट। जो यूटेराइन रिलैक्सेंट होते हैं इसे अपन टोकोलाइटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इनके जो अदर नेम है वो इम्पोर्टेंट है, कई बार टोकोलाइटिक के नाम से ही पूछा जाता है, तो आपको ये नाम याद रखना है कि यूटेराइन रिलैक्सेंट जो उसका अदर नेम होता है उसे टोकोलाइटिक्स नाम से जानते हैं। दे रिलैक्स यूट्रस, ये क्या करती है, रिलैक्स करती है यूट्रस को, या हम कह सकते हैं कि ये डिक्रीज करती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को, यानी जो यूट्रस का जो कॉन्ट्रैक्शन है उससे कम करने का इनका काम होता है। इसीलिए प्री मेच्योर या प्री टर्म बेबी की डिलीवरी को रोकने के लिए टोकोलाइटिक एजेंट को यूज किया जाता है। कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि प्री टर्म बेबी या प्री टर्म कॉन्ट्रैक्शन को रोकने के लिए जिन ड्रग का यूज किया जाता है उसे किस नाम से जानते हैं, टोकोलाइटिक नाम से जानते हैं, या फिर यूटेराइन रिलैक्सेंट, यानी यूट्रस को रिलैक्स करने वाली जो ड्रग होती है वो इस कैटेगरी में आती है और इन्हें टोकोलाइटिक नाम से जाना जाता है। फर्स्ट अपन देखते हैं यूटेराइन स्टिमुलेट ड्रग, यानी कौन कौन सी ड्रग जो होती है वो यूटेराइन स्टिमुलेट होती है, उन्हें किस किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो इसकी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के जरिए अपन इनको याद रखेंगे। ट्रिक क्या है, ऑक्सीटोसिन एक्साइट प्रेग्नेंट यूट्रस, ऑक्सीटोसिन एक्साइट प्रेग्नेंट यूट्रस। इस कैटेगरी के अंदर जो ड्रग आएगी वो इस ट्रिक के जरिए अपन याद कर सकते हैं। तो आपको इनका जो फर्स्ट जो लेटर है वो याद रखना है, उस लेटर के जरिए वो ट्रिक बनेगी। तो ऑक्सीटोसिन में ओ से है ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है एक्साइट, एक्साइट से ई से है इर्गोट डेरिवेटिव, इर्गोट डेरिवेटिव के अंदर भी कुछ ड्रग्स आती है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन और इर्गोमेट्रिन। कौन कौन सी ड्रग आती है, मिथाइल इर्गोमेट्रिन और इर्गोमेट्रिन जो है वो इर्गोट डेरिवेटिव के अंदर आती है। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट से अपन देखते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो भी यूटेराइन स्टिमुलेट ड्रग के अंदर ही आता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसके अंदर जो कौन कौन सी ड्रग आती है, प्रोस्टाग्लैंडिन E1, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो होता है वो मिजोप्रोस्टोल होता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो होता है वो होता है, उसे अपन डाइनोप्रोस्ट के नाम से भी जानते हैं, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा होता है उसे अपन कार्बोप्रोस्ट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है यूटेराइन रिलैक्सेंट या टोकोलाइटिक, यानी टोकोलाइटिक के अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है। तो जो उसकी जो ट्रिक है वो ये ट्रिक है, मैग्नीशियम ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी। मैग्नीशियम जो है वो ब्लॉक कर देता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्रेगनेंसी को। ये ट्रिक के याद करने की, टोकोलाइटिक के अंदर जो ड्रग आती है इनको याद करने की ये एक ट्रिक है। मैग्नीशियम से अपन देखेंगे MgSO4, MgSO4 भी टोकोलाइटिक है, यूटेराइन रिलैक्सेंट के लिए काम आती है, और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्योंकि MgSO4 प्री एक्लेम्शिया के लिए भी यूज की जाती है। तो वो क्वेश्चन तो सबको याद रहता है, पर कई बार पता नहीं चल पाता है कि ये एज ए टोकोलाइटिक की तरह भी काम करती है, और कई बार ऑप्शन में प्री एक्लेम्शिया या एक्लेम्शिया ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहाँ पे पता नहीं चल पाता है इसका आंसर क्या होगा। वहाँ पे ऑप्शन में टोकोलाइटिक या यूटेराइन रिलैक्सेंट या फिर प्री टर्म बेबी को प्रिवेंट करने वाले ऑप्शन होते हैं, और वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि MgSO4 टोकोलाइटिक के लिए भी यूज की जाती है या नहीं की जाती। तो आप याद रखिएगा जो MgSO4 जो होती है वो एज ए टोकोलाइटिक भी यूज की जाती है।
नेक्स्ट देखते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट में जो ड्रग आती है वो कौन सी होती है? रोटोड्रीन। रोटोड्रीन जो होती है वो बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर आती है और ये एज ए टोकोलाइटिक की तरह काम करती है। नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर जो ड्रग जो यूज की जाती है टोकोलाइटिक वो होती है निफेडिफिन। कौन सी होती है? निफेडिफिन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो निफेडिफिन ड्रग होती है वो एज ए टोकोलाइटिक की तरह काम करती है, यानी वो यूट्रस को रिलैक्स करने का काम करती है। नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट। क्योंकि अपन ने पढ़ा है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो तो यूटेराइन को स्टिमुलेट करने का काम करता है, लेकिन अगर अपन ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट देंगे तो वो क्या करेगा? यूटेराइन को रिलैक्स करेगा, यानी एज ए टोकोलाइटिक की तरह काम करेगा। तो जो ऑक्सीटोसिन एंटागोनिस्ट का जो एग्जाम्पल होता है वो क्या होता है? एटोसिबेन। क्या है? एटोसिबेन। ये भी इम्पोर्टेंट है, इसका नाम भी आप याद रखना कि ऑक्सीटोसिन का एंटागोनिस्ट जो है उसका क्या नाम है? एटोसिबेन। ये क्वेश्चंस भी कई बार बन जाता है। नेक्स्ट अब अपन पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। ऑक्सीटोसिन जो है वो 2 वर्ड से बना है, ऑक्सी प्लस टोकोस, यानी क्विक बर्थ। यानी क्विक बर्थ कराने की ये एक थेरेपी होती है ऑक्सीटोसिन। सिंथेसिस इन हाइपोथैलेमस। ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है। स्टोर इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। ये याद रखना फ्रेंड कि जो ऑक्सीटोसिन का जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस के अंदर होता है, लेकिन ये स्टोर होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और इसको जो सीक्रेट करती है यानी इसको अपने टारगेट ऑर्गन तक, टारगेट टिश्यू तक पहुंचाने का जो काम होता है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड का ही होता है, लेकिन इसका जो सिंथेसिस जो होता है ना वो हाइपोथैलेमस में ही होता है। हाइपोथैलेमस में एंटी डायूरेटिक हार्मोन का सिंथेसिस होता है, और ऑक्सीटोसिन और ऑक्सीटोसिन भी कई बार एज एंटी डायूरेटिक हार्मोन की तरह भी काम करती है, क्योंकि ये उसी के साथ ही रिलीज होती है। हाफ लाइफ जो होती है ऑक्सीटोसिन की वो 3 to 4 मिनट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना फ्रेंड कि जो हाफ लाइफ होती है ऑक्सीटोसिन की वो 3 to 4 मिनट होती है। मैक्सिमम 5 मिनट मान सकते हैं, लेकिन एक्यूरेट आंसर है 3 to 4 मिनट। स्टोर कितने टेम्परेचर पे करते हैं ऑक्सीटोसिन को? 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे। ये भी इंपॉर्टेंट है कि 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे इसको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। अपन ड्यूरेशन देख के ऑक्सीटोसिन का, तो ऑक्सीटोसिन का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो 20 मिनट 20 मिनट है ये। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड कि इसका जो सिंथेसिस है वो हाइपोथैलेमस में होता है, जबकि ये स्टोर होती है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, और वो इसको सीक्रेट करती है इसके टारगेट ऑर्गन तक। और जो इसकी हाफ लाइफ होती है वो 3 से 4 मिनट होती है। स्टोर करते हैं इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पे, और उसका ड्यूरेशन ऑफ एक्शन जो होता है वो 20 मिनट होता है। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन सबसे क्वेश्चन बनता है, तो ये सब आप याद रखिएगा। अपन देखते हैं एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन अकर बाय सेंसरी स्टिमुलेशन फ्रॉम सर्विक्स वेजाइना एंड निप्पल स्टिमुलेशन। यानी ऑक्सीटोसिन का जो सिक्रेशन होता है ना वो कब होता है? जब सेंसरी स्टिमुलेशन होते हैं सर्विक्स से, वेजाइना से और निप्पल स्टिमुलेशन के द्वारा, सकिंग के द्वारा। इट कॉन्ट्रैक्ट स्मूथ मसल हेल्पिंग द एक्सप्लसन ऑफ फीटस। यानी ये जो यूट्रस की जो स्मूथ मसल होती है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, ताकि जो नॉर्मल डिलीवरी होती है, जो फीटल का जो एक्सप्रेशन होता है उसमें ये हेल्प करता है। ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट मायो एपिथीलियम सेल सराउंडिंग मेमोरी एल्वियोलाई। यानी ऑक्सीटोसिन क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है जो मायो एपिथीलियम सेल जो होती है, जो मेमोरी ग्लैंड होती है, मेमोरी एल्वियोलाई ब्रेस्ट के अंदर, वहाँ के चारों तरफ जो मायो एपिथीलियम सेल होती है उसको कॉन्ट्रैक्ट करती है और लीड करती है इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिसे अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं। यानी इंजेक्शन जो होता है मिल्क का उसको अपन लेट डाउन रिफ्लेक्स के नाम से जानते हैं, और उसमें जो मेन रोल होता है वो ऑक्सीटोसिन का होता है, जबकि जो प्रोलैक्टिन होता है वो मिल्क प्रोडक्शन या मिल्क फॉर्मेशन का काम करता है, और ऑक्सीटोसिन का जो रोल होता है वो लेट डाउन ऑफ मिल्क यानी लेट डाउन रिफ्लेक्स में होता है। इसीलिए ऑक्सीटोसिन जो है वो यूज होता है ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन में। ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट क्या होता है कि जिसमें जो मिल्क है वो लेग डाउन नहीं हो पाता है, वो अंदर ही अंदर कलेक्ट हो जाता है और आगे फर्दर कॉम्प्लिकेशन को लीड करता है। इसीलिए जो ऑक्सीटोसिन जो होता है वो स्टिमुलेट करता है मायो एपिथेलियम की सेल को और मिल्क के लेग डाउन में हेल्प करता है। इसीलिए ब्रेस्ट इंगोर्जमेंट की कंडीशन में ऑक्सीटोसिन को यूज किया जाता है। आल्सो क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एक्ट ऑन द फीटस न्यूरॉन टू प्रिपेयर फॉर इट डिलीवरी। यानी जो ऑक्सीटोसिन होते हैं वो प्लेसेंटा को भी क्रॉस करता है, इसलिए कई बार बहुत रेयर कंडीशन में ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो नियोनेटल जॉन्डिस को भी लीड करता है, क्योंकि ये क्रॉस कर जाता है प्लेसेंटा को, बहुत रेयर कंडीशन में लीड करता है।
क्रॉस द प्लेसेंटा एंड एक्ट ऑन द फीटस न्यूरॉन, यानी ये एक्ट करता है फीटस के न्यूरॉन पे टू प्रिपेयर करने के लिए डिलीवरी, यानी जो फीटस होता है उसके न्यूरॉन पे एक्ट करता है उसको डिलीवरी के लिए प्रिपेयर करने के लिए, यानी सेडेशन ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो होता है उसका सेडेशन कर देता है बच्चे का और फिर उसको प्रिपेयर करता है डिलीवरी के लिए। एस्ट्रोजन इंक्रीज सेंसिटिविटी ऑफ यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन, जो एस्ट्रोजन जो होता है ना वो यूट्रस की जो सेंसिटिविटी होती है यूट्रस की सेंसिटिविटी को बढ़ा देता है ऑक्सीटोसिन के प्रति, यानी एस्ट्रोजन क्या होता है कि जो ऑक्सीटोसिन होता है जो यूट्रस पे बाइंड करेगा, यूट्रस के रिसेप्टर पे बाइंड करेगा, उसकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, यानी यूट्रस पे जो रिसेप्टर होते हैं जो ऑक्सीटोसिन के साथ बाइंड करेंगे उनकी सेंसिटिविटी को बढ़ा देगा, तो जो ऑक्सीटोसिन ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड कर पाएगा, इसीलिए नियर टर्म ऑक्सीटोसिन की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है, प्रोजेस्टेरोन की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है कॉन्ट्रैक्शन के दौरान इन लेबर प्रोसेस में, इसीलिए वहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा आता है क्योंकि ऑक्सीटोसिन ज़्यादा बाइंड करता है यूट्रस पे। अफेक्ट ऑन यूट्रस, इट इंक्रीज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अपर सेगमेंट ऑफ यूट्रस, ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस के ओनली अपर सेगमेंट पे ही कॉन्ट्रैक्शन करता है, यानी अपर सेगमेंट जिससे फंडस एंड बॉडी जो है वहीं पे ये एक्ट करता है, जो लोअर सेगमेंट यानी इस्थमस है उसको ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, उस पर ये कोई भी एक्ट नहीं करता है। यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन अपन देखते हैं क्लिनिकल यूज ऑफ ऑक्सीटोसिन या इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी ऑक्सीटोसिन का कहाँ पे यूज किया जाता है, किस किस कंडीशन में ये इंडिकेटेड होता है। तो अपन थेराप्यूटिक इसके इंडिकेशन देखे, थेराप्यूटिक में भी अपन फर्स्ट देखते हैं प्रेगनेंसी के अंदर अपन देखते हैं फर्स्ट अर्ली एंड लेट प्रेगनेंसी में ये कब कब यूज किया जाता है। अर्ली प्रेगनेंसी में इसका कब इंडिकेशन होता है फ्रेंड, टू एक्सलरेट करने के लिए अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन की कंडीशन को एक्सलरेट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मिस्ड अबॉर्शन एंड इवाइटेबल अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन क्या होता है, जिसमें जो फीटस होता है उसकी इंट्रा यूटेराइन लाइफ में डेथ हो जाती है, और इन इवाइटेबल अबॉर्शन क्या होता है, जिसके अंदर जो कंटिन्यूएशन जो होता है प्रेगनेंसी का वो नहीं रखा जाता है कोई कंडीशन हो जाने के कारण, यानी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करना ही पड़ता है, अबॉर्शन करना ही पड़ता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मोलार प्रेगनेंसी। मोलार प्रेगनेंसी को अपन हाइडेटिफॉर्म मोल के नाम से भी जानते हैं। मोलार प्रेगनेंसी क्या होती है, इसके अंदर जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो जो होते हैं ना वो अबनॉर्मल होते हैं, यानी जो फर्टिलाइजेशन एग होता है वो सही से नहीं हो पाता और फीटस ग्रो नहीं करता है, एक्चुअली फीटस बनता ही नहीं इसके अंदर एक ग्रेस्प लाइक गुच्छा बन जाता है, यानी हाइडेटिफॉर्म मोल बन जाता है, उसी को ही मोलार प्रेगनेंसी कहते हैं। और जो मोलार प्रेगनेंसी भी पार्शियल और इनकम्प्लीट मोलार प्रेगनेंसी होते हैं, तो ये भी दो टाइप की होती हैं। इसके बारे में जब अपन मोलार प्रेगनेंसी के बारे में पढ़ेंगे तब अच्छे से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है इंडक्शन ऑफ अबॉर्शन, यानी अबॉर्शन के इंडक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अपन देखिए लेट के अंदर, लेट कंडीशन में कहाँ यूज किया जाता है, टू इंड्यूस करने के लिए लेबर को, यानी लेबर की कंडीशन को इंड्यूस करने के लिए। फॉर सर्वाइकल राइपनिंग, सर्वाइकल राइपनिंग क्या होती है, सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, यानी सॉफ्टनिंग हो जाना सर्विक्स का बिफोर या प्रायर टू ऑनसेट ऑफ लेबर, यानी लेबर से पहले, लेबर की बिगनिंग से पहले जब सर्विक्स का सॉफ्टनिंग हो जाना उसी को सर्वाइकल राइपनिंग कहते हैं। और जो सर्वाइकल राइपनिंग जो होती है वो नेसेसरी होती है सर्वाइकल के डायलेशन के लिए, ताकि जो फीटस का जो पास आउट है वो इजी वे में हो सके, तो सर्वाइकल राइपनिंग के लिए भी इसका यूज किया जाता है लेट प्रेगनेंसी के अंदर। लेबर या ड्यूरिंग डिलीवरी, यानी ड्यूरिंग डिलीवरी या लेबर के दौरान जो ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है वो किन किन कंडीशन में किया जाता है, ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर, यानी जो ऑग्यूमेंटेशन होता है लेबर उसके दौरान किया जाता है। ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर क्या होता है कि जो प्रोसेस जो होता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन का, ड्यूरेशन का और इंटेंसिटी का, या जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना, उसको स्टिमुलेट करना आफ्टर द ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर, यानी ट्रू लेबर के ऑनसेट होने के बाद में अगर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, ड्यूरेशन है, वो इंटेंसिटी है, उसको बढ़ाना है, वही ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर है। बढ़ाना क्यों है, फॉर एग्जांपल अगर वुमन के अंदर पुअर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है या डिले लेबर देखने को मिल रहा है, तो उस कंडीशन में यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी, ड्यूरेशन और इंटेंसिटी को जो बढ़ाने का जो प्रोसेस होता है ऑक्सीटोसिन के जरिए, उसी को अपन ऑग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है यूटेराइन इनर्शिया। यूटेराइन इनर्शिया भी एक हाइपोटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होता है या हाइपोटोनिक यूटेराइन डिसफंक्शन होना, यानी इसमें भी जो यूट्रस के जो कॉन्ट्रैक्शन जो होते हैं ना वो वीक होते हैं, तो उस कंडीशन में भी यहाँ पे अपन यूज करते हैं ऑक्सीटोसिन का। नेक्स्ट है एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी जो थर्ड स्टेज जो होती है लेबर के अंदर, उसके अंदर एक्टिव मैनेजमेंट में भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट अपन परप्यूरियम पीरियड के अंदर भी ऑक्सीटोसिन को यूज करते हैं, तो किस कंडीशन में अपन यूज करते हैं परप्यूरियम पीरियड में ऑक्सीटोसिन को, टू मिनिमाइज ब्लड लॉस, यानी ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए पीपीएच को। आफ्टर डिलीवरी
पीपीएच को कंट्रोल करने के लिए और साथ ही ब्लड लॉस को मिनिमाइज करने के लिए भी अपन ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा जो इंडिकेशन जो होते हैं या यूज जो होते हैं ऑक्सीटोसिन के, वो थेराप्यूटिक इंडिकेशन में अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है और लेट प्रेगनेंसी के अंदर क्या होता है। और जो ऑक्सीटोसिन जो होती है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है इंडक्शन ऑफ लेबर की, साथ ही इसमें अग्यूमेंटेशन ऑफ लेबर में भी इसका यूज किया जाता है, यूटेराइन इनर्शिया के अंदर भी इसका यूज किया जाता है और सर्वाइकल राइपनिंग में भी इसका यूज किया जाता है लेट प्रेगनेंसी के। यूज इन डायग्नोसिस प्रोसेस, यानी कुछ डायग्नोसिस प्रोसेस में भी ऑक्सीटोसिन का यूज किया जाता है। किन किन कंडीशन में यूज किया जाता है, फर्स्ट अपन देखते हैं ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो होता है इसे अपन कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, CST के नाम से भी जानते हैं। कई बार पूछा जा सकता है कि जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट होता है उसका अदर नेम क्या होता है, CST या कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट। जो कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस टेस्ट या जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो होता है ना, वो परफॉर्म किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए यूट्रो प्लेसेंटल इनसुफिशियंसी, यानी जो प्लेसेंटा है उसकी इनसुफिशियंसी को असेस करने के लिए, फीटल की वेल बीइंग को असेस करने के लिए और एडिक्यूट कॉन्ट्रैक्शन को असेस करने के लिए ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट को किया जाता है। और ये जो ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट जो किया जाता है इसके अंदर जो डाइल्यूट ऑक्सीटोसिन उसको IV दिया जाता है और उसमें जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी एडिक्यूसी को चेक किया जाता है, यूट्रो प्लेसेंटल की इनसुफिशियंसी को चेक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट। जो ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट जो होता है ये भी एक डायग्नोस्टिक्स प्रोसेस है और इसके अंदर अपन असेस करते हैं इरिटेबिलिटी ऑफ यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन, यानी यूट्रस को जो ऑक्सीटोसिन से जो इरिटेबिलिटी होती है उसको असेस करने के लिए अपन ऑक्सीटोसिन सेंसिटिविटी टेस्ट करते हैं। इसके बाद में जो वीडियो आएगा उसमें अपन इन दोनों टेस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे और इन दोनों टेस्ट के बारे में वहाँ पे उस वीडियो में अपन पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, यानी किन किन कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन होता है। फर्स्ट अपन देखते हैं प्रेगनेंसी में किस किस टाइम पे ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या कंडीशन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो फर्स्ट देखते हैं ग्रांड मल्टीपेरा की कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन होता है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ग्रांड मल्टीपेरा का मतलब होता है कि जो वुमेन होती है वो 2 या 3 बार से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो उसकी जो यूट्रस की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है। और जो ग्रांड मल्टीपेरा है अगर उसमें अपन ऑक्सीटोसिन को इन्फ्यूज करेंगे तो उस कंडीशन में यूट्रस के रप्चर होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए ग्रांड मल्टीपेरा की कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है माल प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि कोई भी अबनॉर्मल पोजीशन होना फीटल के हेड की, यानी अदर देन वर्टेक्स। जो नॉर्मल पोजीशन होती है नॉर्मल लेबर के लिए अपन उसको मानते हैं, या अपन कह सकते हैं जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है फीटल के हेड की वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होती है। लेकिन अगर फीटस की प्रेजेंटेशन अदर देन वर्टेक्स है तो उसे अपन माल पोजीशन या माल प्रेजेंटेशन के नाम से जानते हैं। उस कंडीशन में भी जो ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस क्या होता है कि इसके अंदर जो पेल्विस की जो शाइप और शेप होती है वो अल्टर्ड होती है, उसका जो डायमीटर होता है वो रिड्यूस होता है, कम होता है, जिसके कारण वो इंटरफेरेंस करता है जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है लेबर उसके अंदर। यानी अगर जो पेल्विस है उसकी साइज और शेप जो है वो एक्यूरेट नहीं होगी, उसका डायमीटर एक्यूरेट नहीं होएगा, तो जो नॉर्मल मैकेनिज्म जो होता है लेबर प्रोसेस का वो नहीं हो पाएगा, वो नहीं प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। तो उस कंडीशन में भी जो ऑक्सीटोसिन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन को अगर अपन इजी वे में समझे तो ये क्या होता है, मिसमैच होना, यानी जो मदर्स का पेल्विस और फीटल का जो हेड होता है उसके बीच में जो प्रोपोर्शन होता है वो मिसमैच होना। मतलब अपन समझ सकते हैं कि जो बेबी का जो हेड है वो टू लार्ज हो और मदर का जो पेल्विस है वो टू स्मॉल हो, तो जो बेबी का जो हेड है वो मदर के पेल्विस में इंगेज नहीं हो पाएगा और बिना इंगेजमेंट के नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। तो इस कंडीशन में सीजेरियन डिलीवरी करवाई जाती है, इसलिए इसी कंडीशन में ऑक्सीटोसिन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। नेक्स्ट है प्रायोर यूटेराइन स्कार, यानी अपन कह सकते हैं कि पहले से अगर यूटेराइन स्कार हो रखा है, हिस्टेक्टोमी हो रखी है, तो उस कंडीशन में भी अपने को जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो उनको अवॉइड करना चाहिए, तो अपने को ऑक्सीटोसिन जो है वो नहीं देना चाहिए, वो अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं लेबर, यानी लेबर के दौरान किस किस कंडीशन में जो ऑक्सीटोसिन जो है वो अवॉइड करना चाहिए, वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। तो अपन फर्स्ट देखते हैं अब्स्ट्रक्टेड लेबर की कंडीशन है, तो उस कंडीशन में अपने को ऑक्सीटोसिन नहीं देना है, नहीं तो वो फर्दर कॉम्प्लिकेशन को लीड करेगा। नेक्स्ट है इनकोऑर्डिनेटेड यूटेराइन एक्शन जो एक अबनॉर्मल फॉर्म है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, यानी इसके अंदर क्या होता है कि
जो इसके अंदर क्या होता है कि जो लेबर है वो अरेस्ट हो जाता है, यानी प्रोग्रेस जो होती है लेबर की वो अरेस्ट हो जाती है। और इसी के अंदर जो फीटल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलती है, मैटरनल डिस्ट्रेस भी देखने को मिलती है। और अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है वो खुद फीटल डिस्ट्रेस को लीड करता है, तो इसीलिए अपन ऑक्सीटोसिन नहीं इन्फ्यूज करेंगे इस कंडीशन में, क्योंकि जो इनकोऑर्डिनेटेड यूटेराइन एक्शन होता है वो एक अबनॉर्मल फॉर्म होती है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, यानी इसके अंदर स्ट्रॉन्ग और पेनफुल यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, लेकिन उन सर्वाइकल डायलेशन की जो कंडीशन होती है वो बहुत ही कम होती है और ये एक अबनॉर्मल फॉर्म है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन की, और इसके अंदर फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिल सकती है। इसीलिए अपन इस कंडीशन में ऑक्सीटोसिन जो है उसको अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट है फीटल डिस्ट्रेस, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो खुद फीटल ब्रेडिकार्डिया करता है, यानी बच्चे के अंदर ब्रेडिकार्डिया करता है वो, तो अगर अपन ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूज करेंगे तो ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन और ज़्यादा बढ़ जाएगी, फीटल डिस्ट्रेस देखने को मिलेगा और बच्चे की डेथ भी हो सकती है। इसीलिए अपन ऑक्सीटोसिन को कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मानते हैं फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन में। नेक्स्ट है प्री मैच्योरिटी। प्री मैच्योरिटी वाली कंडीशन में भी अपन ऑक्सीटोसिन नहीं इन्फ्यूज करेंगे, क्योंकि प्री मैच्योर बेबी में वैसे भी ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो कम जाएगी, उसमें वैसे भी ऑक्सीजन इनसुफिशियंट होएगा, और अगर अपन उसको ऑक्सीटोसिन देंगे तो फीटल डिस्ट्रेस की कंडीशन अराइज होगी, फीटल ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन अराइज हो जाएगी। इसीलिए अपन प्री मैच्योरिटी वाली कंडीशन में भी ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करते हैं। तो ये सब आप याद रखिएगा फ्रेंड, इनसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट, अदर कौन सी कंडीशन है जहाँ पे ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करना चाहिए, तो हाइपोवोलेमिक शॉक की कंडीशन के अंदर और हार्ट डिजीज़ जो है उसमें भी अपने को ऑक्सीटोसिन को अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, ऑक्सीटोसिन के क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो फर्स्ट अपन फीमेल या मदर के अंदर देखें कि फीमेल के अंदर ऑक्सीटोसिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन कर सकता है और फीटस में इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन करते हैं। तो फीमेल के अंदर जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, यानी जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी, क्योंकि अपन जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है उसका जो काम होता है वो जो कॉन्ट्रैक्शन है उसकी इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन को बढ़ाना है, लेकिन वो लो डोज पे देना होता है। लेकिन अगर अपन ऑक्सीटोसिन की हाई डोज दे देंगे तो वो हाइपर स्टिमुलेट भी कर सकता है यूट्रस को, तो ये कंडीशन भी अराइज हो सकती है, इसका एक कॉम्प्लिकेशन है। नेक्स्ट है वाटर इंटॉक्सिकेशन। वाटर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन भी देखने को मिलती है, क्योंकि जो ऑक्सीटोसिन होता है वो भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट होता है वेसोप्रेसिन के साथ ही, और ये एडीएच की तरह भी काम करता है, यानी एंटी डायूरेटिक लाइक भी ये काम करता है, तो ये भी बॉडी के अंदर वाटर को रिटेन करता है, इसलिए ये वाटर इंटॉक्सिकेशन का काम भी करता है। नेक्स्ट है अब्रप्शो प्लेसेंटा। अब्रप्शो प्लेसेंटा भी ये कर सकता है, फॉर एग्जांपल कि अगर ऑक्सीटोसिन जो होता है वो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है तो जो प्री मैच्योर रप्चर होने के चांस रहते हैं प्लेसेंटा के, तो जो ऑक्सीटोसिन है वो अब्रप्शो प्लेसेंटा को भी लीड करता है। नेक्स्ट है हाइपोटेंशन। जो ऑक्सीटोसिन है वो हाइपोटेंशन को भी लीड करता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का जो काम है वो वेसो डायलेशन का काम है, इसलिए ये हाइपोटेंशन को भी लीड करता है। नेक्स्ट है फीटस। फीटस में अगर अपन देखें तो एस्फाक्सिया कर सकता है और हाइपोक्सिया कर सकता है, क्योंकि फीटल डिस्ट्रेस करता है। नेक्स्ट है प्री मैच्योरिटी भी इसका एक कॉम्प्लिकेशन है, और अगर ये फिजिकल इंजरी भी कर सकता है, क्योंकि नॉर्मल ड्यूरेशन से पहले ही अगर ये कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देगा तो, और अगर इसको हाई डोज में दे देंगे तो जो यूट्रस है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होएगा, और उस कंडीशन में जो डिलीवरी है अगर वो फास्ट होएगी तो बच्चे को एक इनफ टाइम नहीं मिल पाएगा जिस प्रोसेस से उसको डिलीवर होना है उस प्रोसेस के ज़रिए, तो वो फिजिकल इंजरी हो सकती है फीटस के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रिपरेशन की क्या क्या प्रिपरेशन होते हैं ऑक्सीटोसिन के। तो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन जो होता है वो पिटोसिन होता है। क्या होता है? पिटोसिन होता है, और इसकी जो यूनिट होती है वो 5 इंटरनेशनल यूनिट पर ml होती है, यानी 1 ml के अंदर ये 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है, और जो सिंथेटिक फॉर्म होता है वो पिटोसिन होता है। नेक्स्ट होता है सिंटोमेट्रिन। सिंटोमेट्रिन जो होता है वो 5 इंटरनेशनल यूनिट इसके अंदर ऑक्सीटोसिन की होती है, और 0.5 mg जो होता है वो एर्गोमेट्रिन होता है। याद रखना फ्रेंड कि जो एर्गोमेट्रिन है वो इर्गोइड डेरिवेटिव का टाइप है, जबकि ऑक्सीटोसिन जो है वो ऑक्सीटॉक्सिक का एग्जाम्पल है।
नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन नेजल स्प्रे। ऑक्सीटोसिन नेजल स्प्रे अपन किस कंडीशन में यूज करते हैं, जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की जो कंडीशन होती है, यानी अगर जो मिल्क का जो इजेक्शन है वो पूर्ण कंडीशन हो रहा है तो उस कंडीशन में भी अपन इसको यूज करते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं जो ऑक्सीटोसिन होता है इसे अपन मिल्क लेट डाउन या उसके नाम उस मिल्क लेट डाउन हार्मोन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है। तो उस कंडीशन में भी अगर ब्रेस्ट मिल्क इर्गोटमेंट की कंडीशन हो रखी है वुमन को, तो उस कंडीशन में भी अपन ऑक्सीटोसिन का यूज करते हैं, नेजल स्प्रे के फॉर्म में यूज करते हैं 4 इंटरनेशनल यूनिट पर ml। डिस एमाइनो ऑक्सीटोसिन बक्कल टेबलेट, यानी जो ऑक्सीटोसिन जो होता है ना वो एक टेबलेट फॉर्म में भी आता है, और जो टेबलेट फॉर्म में आता है वो क्या होता है, डिस एमाइनो ऑक्सीटोसिन बक्कल टेबलेट। जो इसकी जो डोज होती है वो 50 इंटरनेशनल यूनिट होती है, और जो नेजल स्प्रे आता है वो 40 इंटरनेशनल यूनिट पर ml आता है। लेकिन ये इसकी जो ब्रेस्ट इंगॉर्जमेंट की कंडीशन में इसको कितना देना है वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब के अकॉर्डिंग ही देते हैं। लेकिन जो ये नेजल स्प्रे और ये जो बक्कल टेबलेट है इसका बहुत ही कम यूज किया जाता है, और जो सिंथेटिक फॉर्म होती है ऑक्सीटोसिन की वो पिटोसिन होती है, जो 5 इंटरनेशनल यूनिट होता है पर ml में, और जो सिंटोमेट्रिन होता है उसके अंदर ऑक्सीटोसिन पर इर्गोमेट्रिन दोनों होता है, यानी ऑक्सीटॉक्सिक प्लस जो इर्गोइड डेरिवेटिव होते हैं दोनों को यूज किया जाता है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग ऑक्सीटोसिन थेरेपी, यानी ऑक्सीटोसिन थेरेपी के दौरान नर्स का क्या क्या रोल रहेगा। असेस मैटरनल एंड फीटल हार्ट रेट ड्यूरिंग इन्फ्यूजन, यानी जब ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा है तब मैटरनल एंड फीटल हार्ट रेट को असेस करना है एवरी 15 मिनट, यानी हर 15 मिनट में माँ का और बच्चे का हार्ट रेट चेक करते रहना है, यानी फीटल हार्ट रेट चेक करते रहना है। नेक्स्ट है मॉनिटर फ्रीक्वेंसी ड्यूरेशन एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रीसेटिंग यूटेराइन टोन एवरी 15 मिनट, यानी मॉनिटर करना है जो ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी एंड फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का, और साथ ही उसकी रिलेक्शन का और यूटेराइन टोन को एवरी 15 मिनट यानी हर 15 मिनट में चेक करते रहना है। नेक्स्ट है मॉनिटर इनपुट आउटपुट चार्ट, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीटोसिन है वो वाटर का इंटॉक्सिकेशन करता है, इसलिए अपने को इनपुट आउटपुट चार्ट को भी मेंटेन करना है। और साथ ही जो ऑक्सीटोसिन जो होती है वो आईवी इन्फ्यूजन पंप के जरिए दी जाती है और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के साथ ही दी जाती है, इसलिए अपने को इनपुट आउटपुट चार्ट को मेंटेन करना, और साथ ही अपने को असेस करना है जो साइन जो होते हैं ना वाटर इंटॉक्सिकेशन के, फॉर एग्जांपल ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन, कोमा, हेडेक, इनको भी अपने को साथ साथ असेस करते जाना है। नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इफ़ यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन अकर या नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट अकर नर्सिंग रोल, यानी यूटेराइन हाइपर स्टिमुलेशन होता है या नॉन रीअश्योरिंग फीटल हार्ट रेट देखने को मिलती है तो नर्स का क्या रोल होगा। तो नर्स का जो प्रायोरिटी वाइज रोल होगा वो क्या होगा कि सबसे पहले उसे स्टॉप करना है या डिसकंटिन्यू करना है इन्फ्यूजन को, यानी इन्फ्यूजन को उसको बंद कर देना है। उसके बाद में टर्न द क्लाइंट ऑन हर साइड, यानी लेफ्ट साइड पोजिशन देनी है। उसके बाद में उसको आइसोटोनिक फ्लूइड देना है प्लेन, बिना ऑक्सीटोसिन सॉल्यूशन वाला, यानी प्लेन उसको एनएस देनी है, जिसमें कोई भी ड्रिप मतलब कोई भी इंजेक्शन वगैरह मिला नहीं हो, जो प्लेन एनएससी वो उसको देना है। उसके बाद में उसको ऑक्सीजन देना है फेस मास्क के जरिए 8 से 10 लीटर पर मिनट, यानी 8 to 10 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट उसके बाद में उसके वाइटल साइन असेस करने हैं, फीटल की हार्ट साउंड को चेक करना, और जो पैटर्न है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन का उसको भी मॉनिटर करना है। एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करना है और डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ये प्रायोरिटी वाइज है कि क्या क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखना है कि अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है और पूछा जाता है नर्स का रोल प्रायोरिटी वाइज, तो सबसे पहले नर्स का क्या काम है, स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को। उसके बाद में क्लाइंट को टर्न करना है उसकी साइड में। उसके बाद में उसे प्लेन एनएस देना है, ऑक्सीजन देना है, फेस मास्क के जरिए ऑक्सीजन देना है। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन किस रूट से देना है या किस मेथड से देना है, फेस मास्क के जरिए देना है। उसके बाद में मदर के वाइटल साइन को असेस करना है, फीटल हार्ट साउंड को असेस करना है, और जो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के जो पैटर्न है उनको मॉनिटर करना है, और एंड लास्ट में डॉक्यूमेंटेशन करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। थैंक यू फ्रेंड, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।